जो हमारे कविगण हैं, उसके अतिरिक्त जो हमारे अतिथि हैं जिन्हें मंच से यहाँ कुछ ना कुछ बोलना है पूज्य बाबा जी के विषय में, उनमें सबसे पहला नाम डॉक्टर नवीन चंद लोहानी, प्रोफेसर नवीन चंद लोहानी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, कला संकाय के अध्यक्ष हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में हमारे बीच प्रोफेसर लोहानी साहब आ रहे हैं। आप जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूं कि वो भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में हमारे एक और नाम जो पत्रकारिता में विशेष स्थान रखते हैं, लोहानी साहब से निवेदन आ जाए। एक बार पुनः तालियां बजाएं लोहानी साहब के लिए। हमारे पत्रकारिता में विशेष स्थान रखते हैं, हमारे मेरठ का नाम रोशन कर रहे हैं और विशेष रूप से जनसत्ता से जुड़े हैं। मेरे बड़े भाई श्री अनिल बंसल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आएं और वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री अनिल बंसल जी। बहुत बहुत सम्मान के साथ मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मुझे आदेश हो रहा है कि मैं अपने आज के कविगण को भी अभी मंच पर बुलाऊं, उनको निमंत्रण दूं। तो सबसे पहले इस क्रम में हमारे आज के जिनको सम्मानित किया जाना है, पूज्य विशंबर साहिब प्रेमी सम्मान से, पूज्य विशंबर साहिब प्रेमी 2022 सम्मान से हमारे डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी पद्मश्री, जो हमारे बीच बहुत दूर से छत्तीसगढ़ से पधारे हैं। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें आदरणीय दुबे साहब का। आज के हमारे विशेष अतिथि कवि हैं जिनका सम्मान यहाँ होना है पूज्य प्रेमी जी के नाम से। इसी क्रम में भीलवाड़ा से चलकर आए हमारे औज के एक और सशक्त हस्ताक्षर श्री योगेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर योगेंद्र शर्मा जी से निवेदन है कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय योगेंद्र दादा जी। इसी क्रम में मेरा निवेदन गाजियाबाद से हमारे बीच पधारी डॉक्टर अंजू जैन, आदरणीय अंजू जैन जी से निवेदन है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अंजू जैन से आप परिचित हैं, पहले भी हमारे बीच यहाँ काव्य पाठ इस कार्यक्रम में आ चुकी हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच एक और ऐसा नाम व्यंग का, जिसे आप लगभग प्रतिदिन ही कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल पर देखते हैं और वैसे भी मेरठ में वो अब लोकल हो गए हैं, ऐसा नाम शंभू शिखर, बिहार से, मधुबनी से हमारे बीच। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आप जोरदार तालियां, पुनः जोरदार तालियां बजाएं भाई शंभू जी के लिए। इन्हीं के साथ हमारे बीच बदायूं से चलकर पहुंची सोन रूपा विशाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया आएँ और वो भी अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर। सोन रूपा विशाल जी आ रही हैं। इसी बीच आपने जैसा नाम पढ़ा होगा, हमारे बीच कोमल रस्तोगी जी हमारे बीच हैं, वो भी अभी मंच पर आ जाएं। एक बार आ जाएं मंच पर। आप जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। श्रीमती कोमल रस्तोगी जी हमारे बीच हैं। और मैं अपने अतिथियों से निवेदन करता हूं, सबसे पहले माँ शारदे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चन का कार्यक्रम करें। पुष्पार्चन का कार्यक्रम हमारे अतिथि अध्यक्ष जी और हमारे सभी कविगण, आदरणीय दुबे साहब, लोहानी सर। डॉक्टर हरिओम पवार जी से निवेदन है कि कृपया इस कार्यक्रम में आ जाएं। हमारे बीच हरिशंकर जी, हरिशंकर जोशी से निवेदन वो भी आगे आ जाएं और दीप प्रज्वलन माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष पुष्पार्पण, पूज्य बाबा विशंबर साहिब प्रेमी जी के चित्र पर पुष्पार्पण, दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हम कोई भी सांस्कृतिक अनुष्ठान में करते हैं तो सबसे पहले दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हम करते हैं, हमारे संस्कारों में है। जैसा हमारे
मुझे कई बार याद आता है, जगदीश सोलंकी जी ने हमारे लिए कहा भी है कहीं कि हमने ऐसा जगाया है चेतन यहाँ, हमने ऐसा जगाया है चेतन यहाँ, जिसको शाही सलाखें सुला न सकी। हमने शोलों पे शैया सजाई सदा, तब ये वक्त की ज्वाला जला न सकी। और हम शहीदों के कुनबे में पैदा हुए, हमको अर्थी की भाषा रुला न सकी। और अपना दीपक लहू से जला है सदा, जिसको आंधी कभी भी बुझा न सकी, जिसको आंधी कभी भी बुझा न सकी। ये दीपक हमारी चेतना को जागृत करने का प्रतीक, हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले चलने का प्रतीक। दीप प्रज्वलन और पूज्य बाबा जी के चित्र पर भी आप पुष्पार्पण करते चलें। और मैं और भी लोगों से निवेदन करूंगा, जो परिवार के लोग बैठे हैं, बाकी सभी परिवार के लोग हैं, लेकिन फिर भी जो परिवार से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, जो पूज्य बाबा जी के चित्र पर पुष्पार्पण करने के लिए आगे आ जाएं। आदरणीय अतुल जी, आपसे भी निवेदन के हमारे डॉक्टर सरोज जी, डॉक्टर नरेश पाल जी, सुषमा सवेरा जी, आदरणीय सुधा जी, दीप्ति जी कहाँ हैं? दीप्ति जी आगे आ जाएं। सुमेधा, श्री ओमपाल जी, हमारे जनार्दन जी, डॉक्टर कुलवीर जी, आदरणीय नीता गुप्ता जी, पूनम जी, हमारी आदरणीय नीलम जी, अरुणा पवार जी। पुष्पार्पण करने के लिए सभी लोग इधर से आ जाएं एक बार। सुनो माला, आ जाओ। मैं डॉक्टर रामगोपाल भारती जी आ जाएं, इधर भी आए। मनोज जी, डॉक्टर मनोज जी, डॉक्टर मनोज यादव जी। एक बार मैं डॉक्टर रामगोपाल भारती से निवेदन करता हूं, कृपया मंच पर आएं। डॉक्टर रामगोपाल भारती जी आए और हमारे आज के माननीय अध्यक्ष वासुदेव जी को, श्री वासुदेव जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। विभोर, डॉक्टर रामगोपाल भारती जी, डॉक्टर रामगोपाल भारती जी आए और माला पहनाकर हमारे पूज्य वासुदेव जी का स्वागत करें। डॉक्टर कुलवीर किरण जल्दी आए। कुलवीर किरण, डॉक्टर कुलवीर किरण जल्दी से आए। और मनोज जी भी आ जाएं, प्रोफेसर मनोज जी, स्वामी जी। माला ले आए, माला। कुलवीर जी माला लेकर आए। जल्दी। प्रदीप जी आ जाओ। जूते निकाल जल्दी। प्रदीप जी आए, हमारे लोनी सर को माला पहनाकर स्वागत करें। श्री अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी। गंभीर जी कहाँ हैं? गंभीर जी तैयार रहें। आओ। हमारे पूज्य अनिल बंसल जी को माला पहनाकर स्वागत करें।
गंभीर जी, माला ले, माला ले। श्री अखिल जी आए और हमारे आज के दुबे सर, सुरेंद्र दुबे सर को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। श्री गंभीर जी जल्दी। श्री योगेंद्र जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। श्री योगेंद्र जी। आदरणीय नीता गुप्ता जी, नीता गुप्ता जी आए। नीता गुप्ता जी और डॉक्टर अंजू जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। डॉक्टर अंजू जैन। दीप्ति जी आ जाएं जरा जी। अंजू जी, दीप्ति जी। आदरणीय सोन रूपा विशाल जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। विभोर जल्दी आओ। विभोर जी आए, प्रिय विभोर। और श्री शंभू जी को माला पहनाकर, शंभू शिखर जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। सुमेधा जल्दी आए। हाँ, सुरभि। हमारी कोमल जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। कोमल रस्तोगी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्वागत का क्रम हमारे अतिथियों का। इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं और मैं पूज्य विशंबर साई प्रेमी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर हम बात करते हैं। उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में सुनेंगे। मैं अपने अध्यक्ष जी पूज्य वासुदेव जी से निवेदन करता हूं कि वो आएँ और प्रेमी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अपने विचार रखें, विचार प्रकट करें। श्री वासुदेव आचार्य जी। आदरणीय मंच, उपस्थित सभी बंधु और मातृशक्ति, आज जिस पुण्यात्मा का स्मरण करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं, वह व्यक्ति वास्तव में अपने युग की एक, कहना चाहिए कि संस्था ही नहीं तो तीर्थ थे, जिन्होंने 3 क्षेत्रों में सबसे अधिक कार्य किया। वह स्वयं तो आर्य समाजी थे और इसलिए आर्य समाज के इतने अधिवेशन, बड़े कार्यक्रम मेरठ में हुए, वे बिना प्रेमी जी के संपन्न नहीं हुए। दूसरा उनका क्षेत्र था राष्ट्र की साधना, राष्ट्र की आराधना, राष्ट्र की उपासना, और इसलिए तन से, मन से, धन से, संपूर्ण जीवन से उन्होंने राष्ट्र के कार्य में जुटे। हम सब लोग जानते हैं 42 में जब आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के अंतर्गत वह 11 महीने की जेल में भी रहे। ऐसे स्वतंत्र सेनानी, और इतना ही नहीं, जब कभी कोई समाज की समस्या आई तो उनके पत्राचार स्वयं पूज्य महात्मा गांधी से भी हुए। मुझे घटना स्मरण आती है। बागपत जिले में एक स्थान है कौताना। बागपत के नवाब ने कौताना के हरिजनों पर अत्याचार किया, क्योंकि वो बेगार नहीं करना चाहते थे और उस समय बेगार ली जाती थी। स्थिति ऐसी बन गई कि वे सब हरिजन बंधु पुलिस के द्वारा मारे पीटे गए और जेल में वही डाल दिए गए। प्रेमी जी ने महात्मा गांधी जी को पत्र लिखा कि स्थिति वास्तविक तो ये है, उन पर अत्याचार हुआ है, इस समय क्या किया जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पत्र आया उत्तर में कि वहाँ की सारी परिस्थिति क्या है, क्यों ये सारी घटना हुई है, मैं तो नहीं जानता, पर जो उपयुक्त है, जो आपको ठीक लगे, उसके लिए आप जुट जाइए
ईश्वर आपकी सहायता करेगा। और निसंदेह उन्होंने ऐसा प्रयत्न किया कि वे सब हरिजन बंधु जेल से छूटकर आए, उन पर कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ। तो इन्हें हर क्षेत्र में जो राष्ट्र का, समाज का जो क्षेत्र था, उसमें वे कितने प्रयत्नशील थे, हम इसे अनुमान लगा सकते हैं। और इतना ही, जो तीसरा उनका क्षेत्र था, जिसको हम उनकी आत्मा प्राण कह सकते हैं, वैसा हिंदी भाषा, इसका उत्थान, इसका प्रसार, इसका प्रचार कैसे हो। मुझे एक बात याद आती है। अब सब जानते हैं कि मूल निवासी फरीदनगर के थे विश्वनाथ साय प्रेमी जी, और यहाँ पर वो मेरठ में आगमन हुआ उनका। 5 वर्ष की आयु में जिनके ऊपर से माथा अंचल हट गया, तो मुझे एक पंक्ति सुन आती है, वही सुमन सुरभित होते हैं जो कांटों के बीच पले। गुलाब के बारे में बात कही जाती है, ऐसे ही कांटों से भरा उनका जीवन। यानी ऐसे अनेक बड़ी महापुरुष याद आते हैं कि जो महापुरुष रहे, उन पर पिता का या माता का साया बहुत जल्दी उठ गया। उनमें से प्रेमी जी भी इसी स्थिति में रहे। आप कल्पना कर सकते हैं। और 11 वर्ष की आयु के आते आते तो दादी का भी आचत छूट गया, दादी की भी सुरक्षा छूट गई। ऐसे समय में उन्होंने, यानी कक्षा 10 में आए हैं, पर गांधी जी का आंदोलन चल रहा है, भारत छोड़ो, परीक्षा छोड़ दी 10वीं की और देश की आज़ादी के कार्य में जुट गए। ऐसा जिनका जीवन विद्यार्थी काल से ही रहा। मेरठ कॉलेज में पढ़ते थे। उस जमाने में 11वीं क्लास मेरठ कॉलेज से प्रारंभ होती थी। उस समय का जो मेरठ जिला है, आज के 5 जिले से मिलाए जाएं, यानी बागपत, आपका गाजियाबाद, आपका हापुड़, आपका मेरठ, आपका नोएडा, ये सारे जिले से मेरठ जिले में थे। इस पूरे मेरठ जिले में कक्षा 11 की शिक्षा मेरठ कॉलेज में से प्रारंभ होती थी, क्योंकि मैं उसका विद्यार्थी रहा हूँ। और मेरा संपर्क पूज्य प्रेमी से काफ़ी लंबे समय तक रहा है। मुझे वो घटना भी याद है जब यहाँ पर टंडन हिंदी भवन की स्थापना हुई, कैसा उन्होंने प्रयत्न किया। 40,000 रुपये उस जमाने में वह सारा स्थान खरीदा गया। फिर वहाँ पर संघर्ष चला, और मुझे संघर्ष की बड़ी मज़ेदार घटना याद आती है। वहाँ पर चूँकि उसकी दीवार के साथ उधर जो कबाड़ी हैं, उनके बड़े बड़े लोहे के गांठे लगे रहते थे, और डर रहता था बरसात में कि दीवार गिर न जाए। संयोग से टंडन हिंदी भवन के अंदर एक दीवार के साथ छोटी सी मजार भी थी। उस मजार के कारण से वहाँ के लोगों को आना जाना, और वो बहुत परेशान करते थे। मैं उस समय विश्वनाथ साय प्रेमी जी, जो आज का सुभाष बाजार है, उस समय सुपट बाजार कहलाता था, वहाँ पर उनका प्रेमी प्रेस था। वहाँ पर मैं आया जाया करता था, उनसे मिलता था, बहुत सारी बातें होती थी। और चूँकि मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ, आरएसएस का स्वयंसेवक संघ का, इसलिए वहाँ के मेरठ के उस समय के संचालक लाला रामेश्वर दयाल थे, उनके पास मेरा आना जाना रहता था। यानी 3 व्यक्तियों से मेरा संबंध विशेष था, विश्वनाथ साय प्रेमी जी, लाला रामेश्वर दयाल, और मेरठ कॉलेज में जो हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर राम प्रकाश अग्रवाल, उनका मैं विद्यार्थी था। एमए तक उनका विद्यार्थी रहा मैं। इन 3 लोग के पास मेरा आना जाना ज़्यादा रहता था। तो वहाँ की जब समस्या आई हिंदी भवन की, बहुत दुखी थे प्रेमी जी। संयोग से मैं पहुँच गया, बात होने लगी, और वो गुस्से में बोले मुझसे, भाई मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ पर आप लोग संघ की शाखा लगाओ। मैं थोड़ा हंसा, अरे हमारे कांग्रेसी सज्जन हैं, कांग्रेस में सारा जीवन व्यतीत हुआ है, वो आज क्रोध मुझसे कह रहे हैं कि संघ की शाखा लगाओ। संघ को तो लोग कांग्रेस को विरोधी मानते हैं। मैं हंसा और मैं चला गया। मैंने कहा आपकी बात में लाला रामेश्वर के पास पहुंचाता हूं, जब वो मेरठ महानगर के संचालक हैं, वही सोचेंगे। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे कहा कि आज प्रेमी ने मुझसे ये कहा है कि मैं बहुत परेशान हुआ पर मजार के कारण से, वहाँ पर आप जरा संघ की शाखा लगाइए, समस्या हल हो जाएगी। तो लाला रामेश्वर मुझसे बोले, भाई ज़रा
विषम साहेब प्रेमी से कह देना जा करके कि वे तो हिंदुस्तान के समर्थक हैं, यानी हिंदुस्तान, वे हिंदुस्तान के समर्थक हैं और हम संघ वाले हिंदुस्तान के समर्थक हैं। हम दोनों में तय और थे का अंतर है। ये जब बात कही और लाला जी ने कहा मैं कल आकर के प्रेमी से बात कर लूँगा, वो अगले दिन आए भी। मैंने प्रेमी से आकर कहा कि लाला मस्तवाल कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के समर्थक हैं, वे हिंदुस्तान के समर्थक हैं, ये तय और थे का अंतर है। प्रेमी जी बोले लाला जी के सामने, मैं तय और थे का अंतर नहीं जानता, मेरे दोनों तय और थे एक हैं। ऐसे हिंदी के और कट्टर आर्य समाजी समर्थक यहाँ पर 48 में हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ, मैं उसमें मौजूद था और प्रेमी जी स्वागत समिति के मंत्री थे। सारा भार उनके कंधों पर था और वह मेरठ का 48 का अधिवेशन सारे देश के अंदर स्मरणीय है। उस अधिवेशन से ही प्रेरणा लेकर के यहाँ पर फिर ब्रज मंडल हिंदी का सम्मेलन भी 55 में यहाँ पर हुआ। तो उनके द्वारा ऐसे अनेक कार्य, सिर्फ वो संस्था नहीं, मैं तो तीर्थ कहता हूँ, उनका सारा जीवन संघर्ष में बीता है। आज चूँकि उनके बारे में बहुत अधिक कहने का अवसर नहीं है, काव्य गोष्ठी का काव्य सम्मेलन होना है, इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात समाप्त करता हूँ। ऐसे वह आदर्श, जीवन में भी आदर्श, वह सांस के रोगी थे, शरीर बड़ा दुर्बल था, लेकिन संघर्ष करने की शक्ति उनकी अपार थी और इसलिए उनका 3 क्षेत्रों में प्रेम था। आर्य समाज से प्रेम था, हिंदी के प्रचार प्रसार उत्थान से प्रेम था, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया है। शेर गोविंद दास के द्वारा प्रयत्न हुआ, शेर गोविंद दास यहाँ पर आए थे, टंडन जी को उन्होंने कई बार यहाँ पर बुलाया। ऐसे इनके बहुत सारे स्वर्ण आ रहे हैं, क्योंकि उनसे मेरा आने जाने का बहुत संबंध था प्रेमी प्रेस में। तो ऐसे महापुरुष के, जिसको केवल मेरठ नहीं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, तो सारा देश जानता है, ऐसे तपस्वी का आज ये कहना चाहिए कि संभवतः 124वां हम मना रहे हैं उनकी जयंती। ऐसे उस पुण्य महापुरुष को मेरा प्रणाम, उनके चरणों में मेरी वंदना। आप सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष जी के उद्बोधन से इस कार्यक्रम का उद्घाटन हो गया है। मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं। हमारे बीच हमारे माननीय अमित अग्रवाल जी, हमारे विधायक मेरठ क्षेत्र, मेरठ कैंट के, वो हमारे बीच पहुंच चुके हैं। अस्वस्थ थे कल, उसके बाद भी आज हमारे बीच हैं। हमारे माननीय श्री ओमवीर तोमर जी, हमारे पूर्व राज्य मंत्री, और जितने बड़े राज्य मंत्री उससे कहीं बड़े लेखक हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं उनका भी मंच की ओर से स्वागत करता हूं। कार्यक्रम का उद्घाटन हो चुका है और अब हम, जैसे हम अभी सुन रहे थे वासुदेव जी को, उनके बारे में क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए। केदारनाथ सिंह की कुछ पंक्तियां पिछले बार उद्धृत की थी हमारे डॉक्टर मान सिंह वर्मा जी ने, मुझे वो याद आती हैं प्रेमी जी के लिए। उसके बाद हम प्रेमी जी के विषय में 2 विशेष व्याख्यान सुनेंगे थोड़ी थोड़ी देर के। उसके बाद कवि सम्मेलन का प्रारंभ होगा और उस बीच में ही हम आज के जो सम्मान, प्रेमी सम्मान दिया जाना है, माननीय सुरेंद्र दुबे साहब को हमारे बीच आ चुके हैं। अब हमारे विधायक, माननीय विधायक जी भी आ गए। हम भी इंतज़ार करते तो हमारे कोई जिम्मेदार लोग आ जाएं तब हम ये सम्मान दें। उसके बाद वो सम्मान का कार्यक्रम होगा। तो केदारनाथ सिंह की कुछ पंक्तियाँ हैं कि मैंने उसको जब भी देखा लोहा देखा। प्रेमी जी के बारे में कहा था, मैं आज भी कहता हूँ कि मैंने उसको जब भी देखा लोहा देखा, लोहे जैसा जलते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, और वक्त पड़ा तो गोली बनकर चलते देखा। मैंने उसको जब भी देखा लोहा देखा। इस प्रकार का व्यक्तित्व रहा है पूज्य प्रेमी जी का। उनके विषय में बोलने के लिए विशेष रूप से आज हम सुनेंगे डॉक्टर लोहानी को और डॉक्टर श्री अनिल बंसल जी को। तो पहले मैं बुला रहा हूँ श्री नवीन चंद लोहानी साहब, प्रोफेसर साहब, हमारे हिंदी विभाग एवं कला संकाय के, मेरठ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर श्री नवीन चंद लोहानी जी से निवेदन के वो आएँ और अपना वक्तव्य दें। आप जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। और बहुत विशेष वो आज कहने जा रहे हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद सोमनेश जी। मैं आभारी हूँ आयोजकों का, पवार वाणी फाउंडेशन का,
आप सब मित्रों का और हमारे मंच पर उपस्थित वरिष्ठ जनों का, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और सभी उपस्थित साहित्य प्रेमी कविजन, आप सबका मेरठ में स्वागत करते हुए। और अभी सुमनेश जी ने कहा कि मैं कुछ विशिष्ट बातें कहने जा रहा हूँ। मुझे जो पता है, अभी जो कहा गया इस मंच से और जो हम जानते पढ़ते हैं उनके बारे में, मेरे पास कोई विशिष्ट बातें कहने को क्या होंगी। लेकिन गत दिनों हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का पाठ्यक्रम निर्धारित कर रहे थे, तो हमने चर्चा की कि मेरठ के कुछ विशिष्ट पत्रकारों को, जिनका विशेष योगदान है स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर और बाद की पत्रकारिता तक, उनको अध्ययन का विषय, उनको पाठ्यक्रम में के हिस्से में शामिल किया जाना चाहिए। तो एक सूचना तो मेरे पास है, जो मैं सोचता हूँ अलग सूचना हो सकती है, कि इस बार पत्रकारिता विभाग ने हमारे विशंबर सहाय प्रेमी जी को विशेष अध्ययन के हिस्से में उनके पत्रकारिता के योगदान के लिए रखा है। तो ये एक सूचना हो सकती है जो अलग से है। लेकिन जो अभी आदरणीय कह रहे थे कि किस तरह से हिंदी को लेकर उन्होंने कार्य किया, हम लोग मेरठ के रहने वाले लोग, मेरठ में अपनी गुजर बसर करने वाले लोग, इस क्रांति धारा के उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण लगाए। और फिर लगभग आज से 100 वर्ष पहले प्रेमी जी ने पहली अपनी पत्रिका प्रकाशन शुरू किया था। तो ये जो 100 वर्ष का काम है हिंदी पत्रकारिता का मेरठ के इतिहास में, उसमें प्रेमी जी का बड़ा योगदान है। मैं उनकी स्मृति में प्रकाशित एक स्मृति ग्रंथ को पढ़ रहा था। मैंने आदरणीय प्रेमी जी से मांगा कि मुझे वो ग्रंथ दिया जाए तो मैं कुछ बातें समझूं अपने स्तर पर। तो कुछ शीर्षक मैंने उनके बारे में, उनके मित्रों ने जो दिए वो नोट किए कि मैं आपके बीच साझा करूं उनको। गोपाल प्रसाद व्यास जी ने उनके लिए कहा कि वे जन्मजात पत्रकार थे। और हम लोग पत्रकार के बारे में, मैं बहुत साल पहले खुशवंत सिंह का एक इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने अपने मित्रों से कहा हुआ है मैं पत्रकार हूँ, मुझे कोई भी वो बात न बताएं जो कभी किसी को नहीं बतानी हो, और अगर आप बता सकते हैं तो हो सकता है मैं कभी भी वो बात किसी को बता सकता हूँ। तो आप वही सूचना दें मुझे जो पब्लिक में आपकी बताए जाने लायक हो। तो जन्मजात पत्रकार के हिस्से से हम उनको देखते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए और अपने परिवार को, अपने सहधर्मिणी को एक तरीके से साथ लिया और मेरठ का नेतृत्व किया उस रूप में। तो जन्मजात पत्रकार थे वो, कहा गया। उनके लिए विष्णु शरण इंदु, जो हमारे पूर्व अध्यापक रहे मेरठ कॉलेज मेरठ में, वरिष्ठ आचार्य रहे हमारे, उन्होंने कहा वो मेरठ के पुरुषोत्तम दास टंडन थे। हिंदी के बारे में अभी आदरणीय कह रहे थे कि उनका योगदान हिंदी को लेकर, सेठ गोविंदास जी की भी चर्चा हुई। मुझे ध्यान है आगे के संस्मरण में कई बार मेरठ के मित्रों का, उनके साथियों का, उस समय के हिंदी प्रेमियों का जिक्र आता है। तो कई ऐसे लोगों का जिक्र उनके लेखन में आता था और मैं देखता था कि इस पत्रकारिता के हिस्से से, हिंदी के प्रयोग के हिस्से से एक बड़ा नाम है हमारे प्रेमी जी का। डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा हमारे प्राचार्य जी रहे हैं। उन्होंने कहा सांस्कृतिक विरासत के प्रतिमान थे वो। अब संस्कृति के संदर्भ में जो अभी विशिष्ट तरह से संबोधित किया गया प्रेमी जी को, तो मैं समझता हूँ कि जो सांस्कृतिक हिस्से में भारत की ज़रूरत थी और जिस तरह के कार्य हो रहे थे मेरठ में, उनको लेकर के उन्होंने जो प्रतिमान स्थापित किए, उनको इस रूप में भी याद किया गया। अभय गुप्त जी हमारे दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार रहे, हमारे मेरठ के वरिष्ठ पत्रकारों में रहे। उन्होंने कहा कि उनके लेखन में अक्षर अक्षर राष्ट्रहित था। प्रेमी जी का लेखन देश के, राष्ट्र के प्रति हमेशा समर्पित रहा, ऐसा अभय गुप्त जी ने कहा। मित्रेश कुमार गुप्त जी भी हमारे एक बुजुर्ग रहे, अब नहीं है हमारे बीच। उन्होंने कहा भारतीय मूल्यों की धरोहर हैं उनका लेखन। तो ये अलग अलग तरह की बातें उनके बारे में कही। विष्णु खन्ना जी का भी एक कथन है, उन्होंने कहा मेरठ की पत्रकारिता के वो भीष्म पितामह थे। और तेलुराम काम्बोज जी गाजियाबाद के मेरे शहर के रहने वाले हैं, आदर्श पत्रकारिता के प्रतीक कहा उनको। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हमारी पुरानी पीढ़ी के लोगों ने विशंबर साहब प्रेमी जी के बारे में कही। आज जो भी इस मंच से कहा जाएगा वो दोहराया जाएगा एक तरीके से, और जो हम लोग स्मरण करेंगे उनको इस रूप में कि उनके नाते से मेरठ से हम जुड़ते हैं। तो हमारे लिए एक ऐसे बुजुर्ग को, एक अपने ऐसे
साहित्यिक अवदान देने वाले व्यक्तित्व को, जिन्होंने नाटक लिखे, कविताएं लिखी, उपन्यास लिखी, तमाम तरह के उनके लेख हैं जो उनके संपादकीय हैं। मैं तो बहुत सारी सामग्री लेकर आया था कि मुझे शायद बोलने का लंबा समय मिले, लेकिन जो आयोजन की स्थिति है और जो हमारे यहाँ पर कविगण उपस्थित हैं और कुछ विलंब से भी शुरू हुआ है, तो मुझे अपनी बात यहीं पर समाप्त भी करूँगा मैं कि आज का दिन उनको स्मरण करने का दिन है, उनके योगदान को स्मरण करने का दिन है। इस नाते हमारे बच्चों तक वो बातें पहुँचे जो ऐसे महत्वपूर्ण साहित्यकारों ने, पत्रकारों ने कही थी, और हमारे एक ऐसी विरासत को याद करने का दिन है जिसने स्वतंत्रता की, आज़ादी की बलिवेदी पर अपने जीवन को लगाया, और एक मेरठ के क्रांतिधरा के एक ऐसे सपूत को याद करने का अवसर है जिनको हम अगले 2 वर्षों बाद उनके जीवन के 125 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो हम और बड़ा कार्यक्रम तब करेंगे और उस अवसर पर फिर हम पुनः याद करेंगे। बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने एक विशेष सूचना यहाँ दी है और संभावना है कि वो कार्यान्वित होगी। अच्छा, बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे बढ़ता हूँ और अब बिना किसी विलंब के मैं बुलाना चाहता हूँ भाई श्री अनिल बंसल जी को, जो हमारे बड़े भाई भी हैं, जनसत्ता से जुड़े हैं विशेष रूप से, बाकी तो पत्रकार हैं वो। मैं देखता हूँ और मैं समझता भी ऐसा हूँ कि कोई कितना बड़ा संपादक बन जाए, लेकिन वो अपने आप को पत्रकार कहलाना ज़्यादा पसंद करता है। पत्रकार के लिए कहा भी गया है कि उर्मिला जी ने भी लिखा है, सोनरूपा, कि सच लिखने से जो मुकरते नहीं, ऐसे पत्रकार कभी मरते नहीं। मैं बहुत सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूं भाई श्री अनिल बंसल जी को, वो आएं और अपने विचार व्यक्त करें। श्री बंसल जी। श्रद्धेय वासुदेव जी और हमारे लोहनी जी ने काफ़ी विस्तार से बताया प्रेमी जी के बारे में। मैं 1980 में पत्रकारिता में आया, तभी सुन लिया था विश्वंभर साहेब प्रेमी जी के बारे में, क्योंकि उनके जो बड़े बेटे धर्मवीर प्रेमी जी हैं वो हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार भी थे और वकील भी थे। उनका काफ़ी लंबा सानिध्य हमें मिला, और जो छोटे पुत्र उनके अजय प्रेमी जी के पिताजी रतन कुमार प्रेमी जी, वो भी तब सुभाष बाजार में अपनी प्रेमी प्रिंटिंग प्रेस चला रहे थे। तो जो विश्वंभर साहेब प्रेमी जी ने जो योगदान दिया उसकी कितनी भी चर्चा हम करें वो तो कम होगा। जैसे 1923 में उन्होंने सिर्फ 24 साल की आयु में समाचार पत्र निकाला, और 1920 में उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस चलाई, और कैसे चलाते होंगे कि वो आज़ादी की लड़ाई में भी थे, गांधी जी के रास्ते पर भी चल रहे थे, गांधी जी से बहुत निकटता भी रही उनकी। आचार्य विनोबा भावे जैसे जो महापुरुष हैं जिनके बारे में हम सोचते ही हैं, उनके साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला के काम किया। तो किस तरह से वो अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करते होंगे, ये सब कल्पनाएं करके भी हमको लगता है कि अद्भुत कैसे व्यक्ति थे वो, इतने सब चीज़ों में सामंजस्य बिठाते थे। सिर्फ पत्रकार नहीं थे, साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त, क्या नहीं थे। तो 1923 में सब अखबार निकाला, वो नहीं चला। हम समझ सकते हैं अखबार निकालना कितना कठिन काम है। फिर उन्होंने 1933 में फिर निकाली एक साहित्यिक पत्रिका, जिसमें देश भर के तमाम साहित्यकार उसमें योगदान करते थे और उसकी प्रशंसा भी करते थे। देश आज़ाद हुआ तो उनको लगा कि अब देश के विकास और जो यहाँ संभावनाएं हैं उनके बारे में अलग तरह का अखबार चाहिए। तो पंचायती राज का उन्होंने प्रकाशन शुरू किया, साप्ताहिक अखबार, जो हम पत्रकारिता के क्षेत्र में उनको हमेशा याद रखते हैं। और जब तक वो 1974 में इस दुनिया से विदा हुए, तब तक वो उस अखबार को अभावों के, संकटों के, तमाम समस्याओं के बावजूद भी नियमित रूप से प्रकाशित करते रहे। तो ऐसे प्रेमी जी की सबसे बड़ी सफलता मैं ये मानूंगा कि जो उनकी विरासत है, जो उनके संस्कार हैं, जो उनके परिवारजन हैं, उन्होंने उसको किसी भी रूप में 19 नहीं किया, उसको 21 ही बढ़ाया। और जो बची कुची हमारे लिए धरोहर है हमारे मेरठ शहर की, जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जिनको पहचानते हैं, मुझे सौभाग्य है कि मैं उनका शिष्य भी रहा हूँ लॉ में। ऐसे हमारे हरिओम पंवार जी, वो वाणी फाउंडेशन के जरिए जो साहित्यिक गतिविधियाँ इस शहर में प्रेमी परिवार वाणी फाउंडेशन जो चला रहे हैं, मुझे लगता है दूसरी कोई संस्था उस स्तर पर, उस नियमितता के साथ, निरंतरता के साथ और ये पुरस्कार और पारितोषिक वितरण करते हुए नहीं चला पा रही है। जो योगदान है और तमाम संकटों के बावजूद, कोरोना रहा हो, कुछ भी रहा हो, किसी भी रूप में किया। और 19 जुलाई चूँकि प्रेमी जी का जन्मदिन है, तो उस दिन को ही, अभी कांवड़ के कारण रास्तों में व्यवधान है, तमाम तरह की समस्याएं हैं, लेकिन वाणी फाउंडेशन और जो हमारे प्रेमी परिवार के लोग हैं वो इससे बिल्कुल भी हटते नहीं हैं अपने इस कार्यक्रम से। धर्मवीर प्रेमी जी का बहुत योगदान हिंदी पत्रकारिता में रहा। जो अजय प्रेमी जी के पिताजी थे, रतन कुमार प्रेमी जी,
वो मशहूर थे। मैं उनके बारे में बताऊंगा आपको कि जब मुझे उनके दर्शन करने का अनेक बार अवसर मिला। प्रेमी जी के साथ, धर्मवीर जी के साथ काम किया। तो रतन कुमार प्रेमी जी ऐसे किसी विवाह समारोह में शामिल नहीं होते थे जिसका निमंत्रण पत्र अंग्रेजी में छपा हुआ आता था। तो ये बहुत विचित्र बात थी। इससे बड़ी हिंदी की सेवा विशंबर साहेब प्रेमी जी तो करते ही थे, जो उनकी अगली जनरेशन ने भी की। और उनके दामाद हैं डॉक्टर BS गोयल, जो डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल रहे गाजियाबाद में। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस लेवल पर ये परिवार साहित्य की साधना और सेवा करता रहा है। तो मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ नामचीन कवि आए हैं, उनको सुनने के लिए बेसिक जिज्ञासा जो है अजय प्रेमी जी का आदेश हो गया। मेरी ये ना हैसियत है ना शख्सियत है कि मैं आप लोगों के बीच में बोलूं, लेकिन चूंकि परिवार का मामला है तो आदेश का पालन करना पड़ता है। और पवार साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनके सामने तो हम हमेशा बच्चे ही रहे हैं। तो मैं बहुत सबको प्रणाम करते हुए फिर विशंबर साहेब प्रेमी जी को स्मरण करता हूँ कि ऐसी विराट विभूतियाँ हमारे बीच में रही हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और उनका परिवार उन संस्कारों, उन विचारों, उन जो वो पूंजी और जो विरासत छोड़ गए हैं उसको बहुत शिद्दत के साथ आगे बढ़ा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद श्री बंसल जी। ये केवल सही कह रहे हैं, केवल प्रेमी जी को याद करने का दिन नहीं है आज। हमें अपने सबको, हम सबको अपने बड़ों को याद करने की प्रेरणा देने का भी दिन होता है। हम अपने बड़ों को याद रखें, उनके बताए हुए जो भी मार्ग, अच्छे मार्ग हैं, उनके जो छोड़े हुए काम हैं, उनको पूरा करने की ओर ज़रूर चलें। उन्हें हमेशा उन आचरणों का पालन करें, उन आचरणों को अपने व्यवहार में लाएं जो उनके अच्छे आचरण माने जाते रहे हैं, कहे जाते रहे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और अब धीरे धीरे हम अपने कवि सम्मेलन की ओर चलते हैं। उससे पहले हम अपने आज के मुख्य अतिथि कवि का जो प्रेमी सम्मान दिया जाना है उस सम्मान को देंगे। लेकिन उससे पहले मुझे याद है रतन कुमार प्रेमी प्रतियोगिता सम्मान होता है हमारे यहाँ, हमारे स्कूल में। उसमें स्वर्गीय रतन कुमार प्रेमी मेधावी प्रतिभावान विद्यार्थी पुरस्कारों की घोषणा आज के दिन की जाती है। और ये पुरस्कार वितरण होगा उनके स्कूल में, उस विद्यालय में 15 अगस्त को। तो जो मेरे पास सूची आई है, कक्षा 1 से 8 तक के 28 बच्चे उसमें प्रतिभावान माने गए हैं, चुने गए हैं। मैं उन सबको मंच की ओर से, पवारवाणी फाउंडेशन की ओर से बधाई देता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और आदरणीय रीना देवी जो प्रिंसिपल हैं वहाँ, उनसे निवेदन करता हूं कृपया मंच पर आएँ और वो अध्यक्ष जी के माध्यम से वो उन सर्टिफिकेट्स को ग्रहण करें और कॉलेज में, स्कूल में वितरित करेंगी। आदरणीय रीना देवी जी आ जाएँ। रीना देवी जी मंच पर आ जाएं। हाँ जी सर। उन बच्चों के नाम आप जोरदार तालियां बजाकर अपना आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं दें। 15 अगस्त को विद्यालय में दिया जाता है पुरस्कार, सर्टिफिकेट्स। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं डॉक्टर हरिओम पवार जी से निवेदन करूंगा कि वह मंच पर आएँ, क्योंकि हम प्रेमी सम्मान जो दिया जाना है श्री सुरेंद्र दुबे साहब को, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी को, उसको यहाँ आकर दें और बोलें कुछ। और हमारे अमित अग्रवाल साहब भी हमारे बीच आ चुके हैं, हमारे ओमवीर तोमर जी हमारे बीच आ चुके हैं, वो भी मंच पर आ जाएंगे। डॉक्टर साहब बुलाएंगे। श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन हमारे विशिष्ट अतिथि, मैं अनुरोध कर रहा हूं हमारे विधायक श्री अमित अग्रवाल जी और पूर्व मंत्री श्री ओमवीर तोमर जी एक बार मंच पर आ जाएं। हम आज जिनको प्रेमी काव्य सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं, ये डॉक्टर सुरेंद्र दुबे हैं, रायपुर के हैं। इनको अब से लगभग 10 साल पूर्व भारत सरकार ने पद्मश्री दी थी। इस बात पर इस सदन की जोरदार तालियां बनती हैं। पद्मश्री ही नहीं दी, उन पर आगरा विश्वविद्यालय में PhD हुई है उनकी कविताओं पर। और उनका चेहरा ध्यान से देखिए, वो भविष्य के राष्ट्रपति भी हो सकते हैं। सपने तो ऐसे ही देखते हैं ये। इनकी निगाह उपराष्ट्रपति पद पर थी,
वो हमने इनसे छीन लिया। दुबे जी आप खड़े हो जाइए। आपकी बहुत प्रशंसा मैं इसलिए नहीं कर रहा, मेरे छोटे भाई हैं, थोड़े से छोटे हैं बस, लेकिन कद उनका बहुत बड़ा है, मुझसे भी बहुत बड़ा है। हमने छीन लिया। आप जो समझ गए वो समझ गए, जो नहीं समझे हम क्या कर रहे हैं। जब टीवी पर सीधे सीधे बता रहा है किसको बनाया जा रहा है, तो और इससे ज्यादा मुझसे क्यों बुलवाना चाहते हैं आप। सुरेंद्र दुबे एक हिंदी मंच का, हास्य का, व्यंग का और कभी कभी घोर करुणा का एक ऐसा कवि है जिस पर हम गर्व भी कर सकते हैं, जिस पर हम नाच भी कर सकते हैं। मुझसे उम्र में भले ही थोड़े छोटे, लेकिन उनका कद सचमुच बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मैं छत्तीसगढ़ जब भी गया हूँ, मैंने देश में किसी कवि को अपने क्षेत्र में इतना लोकप्रिय हिंदुस्तान में नहीं देखा जितना वो खुद अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। कोई कवि उनकी लोकप्रियता को पार नहीं पा पाया। हमने खूब कोशिश कर ली, लेकिन छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये बोलते हैं और सारा सदन उनके साथ झूमने को लग जाता है। हम उनको सम्मानित करके बहुत बहुत खुश हैं। मैं अजय प्रेमी से निवेदन करूंगा वो मंच पर आ जाएं। हमारे श्रद्धेय वासुदेव जी, अनिल जी, सब आ जाए। अनिल बंसल जी, डॉक्टर लोहनी जी, आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत बढ़िया माइक। उनको एक स्मृति चिन्ह भी अजय प्रेमी देंगे। आप देखो प्रेमी। इसके साथ एक लिफाफा भी है। वो चेक वो पहले ही ले चुके हैं हमसे, घर पे उनको वो चेक दे दिया गया है। और नहीं दिया हो तो बताओ कि नहीं दिया। अमित जी हमारे छात्र जीवन में भी हमारे नेता थे, आज भी हमारे नेता हैं। वो कह रहे हैं कि चेक की एक बड़ी वाली फोटोकॉपी जब अगली बार आपकी जेब से निकालेंगे तब बड़ी वाली फोटो बना करके देंगे। अभी हम बहुत आभारी हैं, उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया। ये अजय प्रेमी, मैं, सुमनेश, एक हमारे साथी हैं श्याम मोहन जी, वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में लगे हुए हैं, इसलिए आज आ नहीं पाए। वो भी काम जरूरी है, हमने सोचा आप वो भी करा ही लो। कार्यक्रम भी नहीं बदलेगा और वो चुनाव भी नहीं बदलेगा। वो हमारे सांसद विजयपाल जी के साथ हैं तो वो हमारे बीच नहीं है। और राजनेता अमित जी भी बुखार में, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। वो बुखार में होते हुए लखनऊ से यहाँ तक आए और हमारे कार्यक्रम में आए। ओमवीर जी भी स्वस्थ नहीं हैं, फिर भी वो हमारे अनुरोध पर हमारे बीच पधारे। मैं अपने इन सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं अनिल बंसल जी और लोहनी साहब से निवेदन करूँगा अगली पंक्ति में कहीं स्थान ले लें, आप आ जाएं। और सुनने का सुख, श्रद्धेय वासुदेव जी आप भी चाहें तो आगे आ जाएं, आराम से बैठें, आगे आ जाएं। सुनने का सुख आगे से ज़्यादा होगा। एक वहाँ साहब, अब हम अगले लगभग 2.5 से 3 घंटे आपको सिर्फ कविता सुनवाएंगे। कविता के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। हमारे अजय प्रेमी के बेटे विभोर, उनका आना आश्चर्यजनक है। वो दुबई में थे कल तक और वो बिना सूचना के रात को 12 बजे दुबई से आए हैं अपने, उनके क्या हुए, परदादा, अपने परदादा जी का जन्मदिन मनाने के लिए। अगर चौथी पीढ़ी अपने वंशजों के प्रति इतनी श्रद्धावान है तो भारत की परंपराएं हैं, अभी जीवित हैं, संस्कार भी जीवित हैं। उनका दुबई से आना, और अजय ने मुझे बताया कि मुझे भी नहीं पता था, रात को 12 बजे आके वो घंटी बजाता है कि मैं दुबई से आ गया। बहुत बहुत आभार विभोर का भी इस बात के लिए कि उन्होंने आने का कष्ट उठाया। अब देखिए आप, हम सबको 2 बातें मेरा अनुरोध है।
एक तो सिर्फ आप 2.5 घंटे कविता सुन लीजिए और फिर कोई भी बिना भोजन के मत जाइए। हमारे श्रद्धेय बाबा विश्वंभर साहेब प्रेमी जी के इस जन्मदिन पर ये पूजा जैसा कार्यक्रम हम करते हैं। 29वां कार्यक्रम ये है। 29 साल पहले मैं अमेरिका में था, तो अजय प्रेमी की छोटी बहन, बड़ी बहन सुषमा अमेरिका में थी। मैं उनके घर खाना खाने गया तो उन्होंने मुझे ताना मारा कि अमेरिका तक घूमते हो, दुनिया में घूमते हो, बाबा जी के नाम पर एक कार्यक्रम होता था और आपने उसको भी बंद कर दिया। जबकि बंद हमने नहीं किया था, हमसे पहले कौन करता था हम नहीं जानते, लेकिन होता होगा। लेकिन जब हम इस दुनिया में आए तो तब नहीं होता था। तो उन्होंने ताना मारा कि तुम एक कार्यक्रम अपने शहर में अपने बाबा के नाम पर कर नहीं सकते और दुनिया में घूमते फिर रहे हो। तो मैंने कहा आप इस बार हिंदुस्तान आ जाओ, हम शुरू करते हैं। तो 29 साल पहले हमने शुरू किया और आप सबका आशीर्वाद है कि 29 सालों में हमने कभी इस कार्यक्रम को, कभी विपरीत परिस्थितियां भी आई। एक बार ऐसा कार्यक्रम हुआ कि हम जगदीश उत्सव मंडप में करते थे, शिवरात्रि उसके आगे पीछे पड़ गई, सारे रास्ते बंद कर दिए गए, फिर भी लोग आए। इस बार भी यह हॉल इसीलिए बदला गया कि शिवरात्रि पर उधर के रास्ते शायद कल से बंद हो जाएंगे या रात से कुछ रास्ते बंद हो गए हैं। फिर भी हम जितनी आशा करते थे उससे अधिक लोग आ गए हैं। 2 निवेदन हैं, कविता मन से सुन लीजिए और बिना भोजन कोई मत जाइए। ये हमारी पूजा का प्रसाद समझकर आप भोजन लेकर जाइए। अब मैं इस कार्यक्रम का संचालन करूंगा। संचालन मैं इसलिए करूंगा, हम जिनसे आज संचालन कराना चाहते थे वो आ नहीं पाए। मैं कवि सम्मेलन का संचालक नहीं हूं, मुझे संचालन करना नहीं आता। मुझे तो जिस दिन मौका लगेगा देश का ही करूंगा। क्यों? आपने खुशी में ताली बजाई है या शक किया है मुझ पर? अब तो शुरू हुआ है ना जाटों का नंबर लगना। ये हंसी की बातें हैं। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। मैं अक्सर एक कहानी सुनाता हूँ, आज भी सुना रहा हूँ। बहुत छोटी सी कहानी है। एक राजा किसी से नाराज हो गया और नाराज होकर अपने मंत्री से कहा कि मैं इस व्यक्ति से बहुत नाराज हूँ, इसको कड़ी सजा सुनाओ। मंत्री ने कहा 5 साल जेल। बोले नहीं, मैं बहुत गुस्सा हूँ, इसको और कड़ी सजा सुनाओ। मंत्री ने कहा 10 साल की जेल। बोले नहीं, मैं बहुत गुस्सा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत गुस्सा हूँ, कड़ी सजा सुनाओ। उसने कहा उम्र भर की जेल। बोले नहीं, इससे भी कड़ी सजा सुनाओ। तो मंत्री ने झल्ला के कहा फांसी दे दें क्या? राजा बोला नहीं, इससे भी कड़ी सजा सुनाओ। मंत्री बोला साहब कैपिटल पनिशमेंट मैंने बोल दिया, फांसी की बात कर रहा हूँ, इससे बड़ी सजा तो दुनिया में कोई होती नहीं है। ध्यान देना मैं कहना क्या चाहता हूँ। राजा ने कहा इससे भी बड़ी सजा होती है मंत्री, फांसी से भी बड़ी सजा होती है। मैं जिससे नाराज हुआ हूं ये कवि है, इससे कहो ये तो कविता सुनाएगा, और जब ये कविता सुनाएगा हम इसकी कविता नहीं सुनेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। तो हे हमारे राजाओं, हमको वो सजा मत देना जो फांसी से बड़ी होती है। डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना ये हैं परिंदे बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे। एक शिष्ट शालीन मर्यादित साहित्यिक अभिरुचि का एक छोटा सा कार्यक्रम 2.5 घंटे का, मैं एक दावा कर सकता हूं, एक वादा करता हूं आपसे, आप मन से ये 2.5 घंटे हमारे साथ बिताइए, और मेरा वादा है कि ये 2.5 घंटे की यादें अगले आने वाले 2.5 साल तक आपके दिल के आसपास भौरे की गूंज की तरह गूंजती नजर आएंगी। ये मेरा विश्वास कर लीजिए। कुछ यादें आप लेके जाएंगे, कुछ मीठी यादें लेके जाएंगे। अब हम प्रारंभ करते हैं। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा, इस कार्यक्रम की संयोजिका भी हैं, वो सह संयोजिका, इस शहर के राष्ट्रीय कवि संगम की जिला अध्यक्ष भी हैं, और हमारे शहर की बहुत ही शालीन शिष्ट कवित्री भी हैं। मैं कोमल रस्तोगी जिससे निवेदन करूंगा, वो वंदना पढ़ेंगी और उसके बाद हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ। थोड़ा सा नीचे बीच में
सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ। हेलो, ये बीच में थोड़ी भीड़ कम कीजिए, एक आदमी रहे। अशोक तुम भी उस कोने में चले जाओ, उस कोने में बीच में देखिए, पीछे के लोगों को असुविधा होती है। एक जिनको रिकॉर्डिंग करनी है वो एक रह जाए, दो को रहना जरूरी है। हाँ? अच्छा या ये कुर्सी ले लीजिए, आप इनको कुर्सी दे दीजिए, बैठ जाओ। पीछे के लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ। विशंभर सहाय प्रेमी जी की स्मृति को नमन करती हूँ। समृद्ध मंच को नमन करती हूँ। आदरणीय पवार दादा, जो बचपन से मेरा आदर्श रहे हैं, उनके चरणों में नमन करती हूँ। यहाँ सभागार में अधिकांशतः मेरे वरिष्ठ उपस्थित हैं, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। माँ शारदे की वंदना का सौभाग्य मिला है। आइए हम सबकी ओर से माँ की वंदना प्रारंभ करें। माँ वाणी अपनी वीणा को, माँ वाणी अपनी वीणा को, अब की ऐसा झंकृत कर दो। माँ वाणी अपनी वीणा को, अब की ऐसा झंकृत कर दो। छट जाए नभ से गहन तिमिर, उजियारे का अमृत भर दो। माँ वाणी अपनी वीणा को, शब्दों की जब भी छिड़े तान। देखिए आदरणीय नीता दीदी यहाँ बैठी हुई हैं। आप बहुत बहुत प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। गायकों के पास उनके वाद्य यंत्र होते हैं। हम कवियों के पास केवल और केवल हमारा काव्य है, जिससे हम माँ की वंदना कर सकते हैं। तो शब्दों की जब भी छिड़े तान, सब मंत्र मुग्ध से हो जाए। शब्दों की जब भी छिड़े तान, सब मंत्र मुग्ध से हो जाए। बिसरा कर अपने सुध बुध माँ, मेरे छंदों में खो जाए। कृत्रिम मिठास की नहीं चाह, कृत्रिम मिठास की नहीं चाह, मधु के जैसा प्राकृत स्वर दो। कृत्रिम मिठास की नहीं चाह, मधु के जैसा प्राकृत स्वर दो। माँ वाणी अपनी वीणा को, जिव्या पर हर क्षण हो संयम। लेखनी मेरी निर्बाध चले, जिव्या पर हर क्षण हो संयम। लेखनी मेरी निर्बाध चले, जब जब मैं लिखूं गीत कोई, माँ तेरा आशीर्वाद मिले। मेरी साहित्य साधना को, मेरी साहित्य साधना को, माँ अपना चरणामृत कर दो। मेरी साहित्य साधना को, माँ अपना चरणामृत कर दो। माँ वाणी अपनी वीणा को, भारत की मिट्टी की सुगंध से सदा सुवासित रहे सृजन। भारत की मिट्टी की सुगंध से सदा सुवासित रहे सृजन। बनकर दधीचि भारत माँ को, तन मन जीवन कर दूं अर्पण। कृतकारित सभी कर्म माता, कृत वो कार्य जो आप स्वयं करते हैं, कारित वो कार्य जो आप किसी को प्रेरणा देकर कराते हैं। तो कृतकारित सभी कर्म माता, दे पुण्य भाव सुकृत कर दो। माँ वाणी अपनी वीणा को। अंतिम बंद में माँ से प्रार्थना है कि दृढ़ बनूं हिमालय सी मैं माँ, सागर सी गहराई पाऊं।
दृढ़ बनूं हिमालय सी मैं मांग, सागर सी गहराई पाऊं, गंगा जल जैसी निर्मलता, अंबर सी ऊंचाई पाऊं। अपनी दैविक आभा से मां, अपनी दैविक आभा से मां, मन मंदिर को चमकृत कर दो। अपनी दैविक आभा से मां, मन मंदिर को चमकृत कर दो। मां वाणी अपनी वीणा को अब की ऐसा झंकृत कर दो, छट जाए नभ से गहन तिमिर, उजियारे का अमृत भर दो। मां वाणी अपनी वीणा को आहा हा आहा हा। एक कोमल जी का ये आग्रह है कि वो एक कोई विशेष गीत उन्होंने लिखा है, छोटा गीत, ताकि हम अतिथि कवियों को सुन सकें। हमारे जो बाहर के कवि आए हैं, तो कोमल जी एक अपना छोटा गीत कोई आप और जल्दी से पढ़ दीजिए। देखिए, मैं बहुत छोटा गीत, यहाँ पर महिलाएं हैं, मंच पर भी महिलाएं हैं। जीवन का पहला पायदान बचपन, और सावन का महीना हो, बचपन याद ना आए असंभव है। एक छोटा सा गीत आप सबके समक्ष रख रही हूँ। आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद चाहूंगी। देखो पेड़ों पे बौर आ गया, याद बचपन का दौर आ गया। देखो पेड़ों पे बौर आ गया, याद बचपन का दौर आ गया। बात सावन की चलने लगी, याद में के कठौर आ गया। देखो पेड़ों पे बौर आ गया, याद बचपन का दौर आ गया। माँ का खटिया पे अंबिया सुखाना, मेरा छत पर दबे पाँव जाना। माँ का खटिया पे अंबिया सुखाना, मेरा छत पर दबे पाँव जाना। कच्ची पक्की सी कैरी चुरा कर, घर के कोने में छुप छुप के खाना। याद खट्टा वो कौर आ गया, याद बचपन का दौर आ गया। बात सावन की चलने लगी, याद में के कठौर आ गया। वो झमाझम से बारिश का नाम, कल्पना कीजिए कि वो झमाझम से बारिश का नाम, दौड़ कर सबका वो भीग जाना। घर के आंगन में पानी का भरना, फिर वो कागज की किश्त घुमाना। याद नाचता वो मोर आ गया, याद बचपन का दौर आ गया। बात सावन की चलने लगी, याद में के कठौर आ गया। सारी सखियों का मल्हार गाना, वो पपी है कभी स्वर मिलाना। सारी सखियों का मल्हार गाना, वो पपी है कभी स्वर मिलाना।
और ऊंची ऊंची सी पींगे बढ़ाकर मेरे पापा का झूला झुलाना कि याद बिन वजह का शोर आ गया, याद बचपन का दौर आ गया। बात सावन की चलने लगी, याद में के कठौर आ गया। दादी नानी का कहानी सुनाना कि दादा नाना का कंधे पे बिठाना। दादी नानी का कहानी सुनाना, दादा नाना का कंधे पे बिठाना। गुड्डे गुड़ियों की शादी रचाकर भाई बहनों के संग हंसना गाना। याद लड्डू का चोर आ गया, याद बचपन का दौर आ गया। और अंतिम बंद है कि भीनी भीनी सी भूल बिसरी यादें, जाने याद क्यों बहुत आ रही हैं। भीनी भीनी सी भूल बिसरी यादें, जाने याद क्यों बहुत आ रही हैं। हौले हौले से छुपते छुपाते मेरे नैना भिगो जा रही हैं। वाह। याद अल्हड़ वो मोड़ आ गया, याद बचपन का दौर आ गया। बात सावन की चलने लगी, याद में के कठौर आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ 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 हाँ। हाँ 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 हाँ। बहुत अच्छा कोमल जी। ये मोबाइल बता रहा है कि बचपन याद आ गया। क्या इनके बचपन में ये मोबाइल था? नहीं, मोबाइल के सहारे से बचपन याद किया जा रहा है, इसी को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब हो सकता है इनके समय में रहा होगा, लेकिन उनको बचपन याद आया। मुझे एक ऐसा व्यक्ति याद आया जिसके बारे में कई विश्वविद्यालय ये शोध कर रहे हैं कि वो किस विषय का कवि है। कवि है या कलाकार है या रंगकर्मी है। अभी एक, क्या शो का नाम क्या है, लाफ्टियर चैंपियन, एक कार्यक्रम आ रहा है शेखर सुमन के साथ, आप टीवी पे देखते होंगे कुछ लोग। ये उसमें आपको दिखाई देते हैं, या उसमें जो दिखाई देते हैं ऐसे वो यही है। शंभू रहने वाले बिहार के हैं, लेकिन जब से वहाँ शराबबंदी हुई ये दिल्ली आ गए। ये इन्हीं की कविता थी जो मैंने नष्ट कर दी, वरना ये इसी बात पर ताली बजवाते आपसे कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, वहाँ शराबबंदी हुई तो मैं दिल्ली आ गया। तो कुछ तो आगे बढ़ो, कुछ तो आगे बढ़ो। लेकिन ये इतना आगे बढ़ गया कि अब हमको अपने आगे दिखाई देने लगा। सचमुच लोकप्रियता में हिंदुस्तान में जिन कवियों ने बहुत बहुत बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है, उनमें नई पीढ़ी का सर्वाधिक लोकप्रिय हो जाने वाला कवि ये डॉक्टर शंभू शेखर है। आप जोरदार तालियों से बुलाइए, मुझे उसकी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। उसने शुरू में लोकप्रिय होने के लिए शब्दों के अतिरिक्त बाकी सब प्रयोग किए। बाल बढ़ाए, कपड़े अजीब अजीब पहनने शुरू किए, लेकिन जब वो लोकप्रिय हो गया तो उनसे पीछा कैसे छुड़ाए। वो यही जाने आपका हिंदी हास्य व्यंग का एक इतना सार्थक कवि है
छोटी छोटी बातों से आपके मायूस चेहरों पर न जाने कितने अनगिनत मुस्कुराहटों के हस्ताक्षर करेगा और हम उन हस्ताक्षरों के साक्षी बनेंगे। आपकी जोरदार तालियों के बीच में चाहता हूं कि शंभू शेखर से मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। अगली 4 लाइन सुना के दिखाओ। जब पवार जी मेरी कविता सुना करके मुझे बुला सकते। नहीं, मैंने तो पूरी सुना तो दी मैं आपकी भी- जो सुनाओ तो। मुझे जितनी याद थी मैंने उतनी सुना दी। लेकिन बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप देखा? सभी को प्रणाम करता देखा, हूं। बिहारी उधार नहीं रखता। खैर, उधार की जहाँ तक बात है, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि पवार जी के मंच पर, पवार जी के शहर में, पवार जी के संचालन में काव्य पाठ करना हिंदुस्तान के किसी भी कवि का सपना हो सकता है। मैं उस सपने को साकार होता हुआ अपने सामने देख रहा हूँ। सबसे ज़्यादा बधाई आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी को देता हूँ। वो मेरे सीनियर हैं रंग रूप में। आज ये उनको सम्मान मिला है, मैं जानता हूँ कल मुझे भी मिलेगा, तो उनको मैं विशेष सम्मान धन्यवाद देता हूँ। जी, एक बार मेरी फोटो आप लोग ठीक से खींच लीजिए। मेरा डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है, इसीलिए आप लोग जितनी कोशिश करेंगे तो फोटो नहीं आ पाएगी। इतने सारे कैमरे वाले एक साथ लग गए हैं। आप सभी को प्रणाम। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत बेहतरीन कवि और उससे भी ज़्यादा बेहतरीन श्रोता। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी देर आप लोगों के बीच में हास्य व्यंग की कुछ मुस्कुराहटें आप लोगों को बांट सकूं, आपके चेहरे पर थोड़ी बहुत खुशी आ जाए, आप लोगों के जीवन में जो कुछ भी तनाव चल रहा है उससे थोड़ी देर के लिए आप लोग निजात पा लें। तो बस इतना ही मेरा यहाँ पर आना सार्थक हो जाएगा। मंच बहुत समृद्ध है। वाणी फाउंडेशन, आप लोगों की अपनी सहाय प्रेमी मंडल संस्था, यह सब कुछ मिलकर के एक साहित्य का एक अनुष्ठान कर रहा है। और पवार जी को तो हम सब न केवल कविता के लिए बल्कि वाणी फाउंडेशन के द्वारा, उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए, मैंने देश भर में लोगों को उनके कामों के लिए, कविता के लिए तो पूरा देश दीवाना है ही, मैंने कलकत्ता में, बॉम्बे में, बिहार में इनका वो स्वरूप देखा है कि ये वाणी फाउंडेशन से लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, असहाय ऐसे बच्चे जिन बच्चों का भविष्य अंधकार है उनको उज्जवल बनाने के लिए इन्होंने न केवल कलकत्ता में बल्कि बॉम्बे में कई कई कार्यक्रम किए, वहाँ से खूब सम्मान भी प्राप्त किया और लोगों का भविष्य भी बहुत अच्छा बनाया। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ, यहीं से शुरू होता हूँ। एक बार आप लोग ताली बजा दीजिए। हाँ, बस इतनी ही ताली सभी कवि पर बजाना। ऐसा नहीं कि दूसरे कवि ज़्यादा अच्छा सुनाए तो आप लोग ज़्यादा अच्छा बजाने लग जाओ, इतना ही बजाना। आदरणीय जैन साहब बैठे हैं, अतुल जैन जी हमारे बड़े ही प्यारे मित्र हैं, उनको देख करके चेहरे पर खुशी आ जाती है। उत्तर प्रदेश की धरती में मैं जब भी आता हूँ 4 लाइनें से प्रारंभ करता हूँ, एक नई बिल्कुल आप लोगों को सुनाता हूँ, आनंद लीजिएगा। हाँ, आगे से पीछे तक जितने लोग हैं एक बार जुड़ जाएंगे। आप सभी को याद होगा पिछले दिनों ट्रंप भारत आए थे। लोगों ने ट्रंप को तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह मैंने दी। सलाह क्या दी? आप लोगों तक सलाह पहुंचे और आप लोगों की तालियां मुझ तक पहुंचे। मैं देखिए राजनीति पर कविता पढ़ता हूं, लेकिन मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी संबंध नहीं है। ना तो मैं कांग्रेस का आदमी हूं, ना मैं भाजपा का आदमी हूं। आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूं। कई बार लोगों को हुलिया वुलिया देखकर शक हो जाता है, छोटा तो भाई मुझे लगता है उसका। पहले से ही क्लेरिफाई करके चलना पड़ता है। अच्छा, आप देख के बताइए छोटा भाई लगता है कि नहीं लगता? जी सुनिएगा, मैं 4 लाइनें सुनाता हूं। जब ट्रंप भारत आए, लोगों ने सलाह दी। एक सलाह मैंने दी कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन देश सचमुच अपना अद्भुत है। जहाँ कहीं भी चले जाओ
आज क्या मेरठ में भरपूर बारिश हुई है। मैंने देखा यहाँ पर 1 घंटे बारिश हुई और 1 घंटे बाद जब मैं घर से बाहर निकला, पवार जी के घर पर हम रुके हुए थे, तो मैंने देखा कि पूरा पानी सड़कों से बहकर निकल गया। हमारे यहाँ की स्थिति यह है कि अगर 1 घंटे बारिश हो जाए तो सड़क ही साफ हो जाती है। आपके यहाँ तो पानी ही साफ हुआ। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ, आनंद लीजिएगा। बरसात का अपना आनंद है साहब। कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी हो गई, भूली हुई बिसरी हुई कहानी हो गई, पहचान पुरानी थी खानदानी हो गई, मेरठ की सड़क कह रही है मानसून से, सैया ने देखा ऐसे पानी पानी हो गई, सैया ने देखा ऐसे पानी पानी हो गई। एक बिल्कुल नया मुक्तक सुनाता हूं, आप लोग आनंद लीजिएगा। वो आजकल आप लोगों ने देखा होगा, ये बिल्कुल नए जमाने का मुक्तक है। लोग बहुत सारी छोटी छोटी शॉर्ट रील्स बनाकर डालते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, आपने खूब देखा होगा। रील्स बनाने का इतना क्रेज लोगों में है, कुछ भी करते हुए रील्स बना रहे हैं, खाते हुए, घूमते हुए, हर जगह रील्स बना रहे हैं। रील्स में लोग व्यस्त रहते हैं। ये बच्चे जिस भी किसी डायरी से निकले हैं, उन्हें वापस उस डायरी में जोड़ा जाए। ये बच्चे भविष्य हैं, लेकिन हमारा वर्तमान खराब कर रहे हैं। हाँ, इनको जी ले जाइए इनको। बहुत बढ़िया। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ, सुनिएगा साहब। दादा आप तो इसलिए सुन लीजिए कि इसकी शक्ल देखिए, और ऐसा आदमी भी अपना वर्तमान पर कल्पना करता है। जी 4 लाइन सुनिए इसका और आनंद लीजिए। बिल्कुल नई 4 लाइन। हाँ शंभू। जैन साहब, कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फिर पंडित जी के साथ ले लिया, दुल्हन ने फिर पंडित जी के। देखिए आगे से पीछे तक मैं आप सबके चेहरे पढ़ पा रहा हूँ। आप सब आनंदित तो हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों के तालियों में जो घनत्व होना चाहिए वो थोड़ा सा कम है। एक बार जरा आप लोग मिलकर जोरदार, मुझे इस कवि सम्मेलन को शुरू करना है। बाहर से आए हुए सभी कवियों में पहले कवि के रूप में आप लोगों के बीच में मैं हूँ। आप लोग जानते हैं, बाजार जब जाते हैं तो आपने देखा होगा कि फल बेचने वाला फल को बेचने की कला जानता है। वो सड़े गले फलों को नीचे रखते हैं और ताजा फल को सबसे ऊपर रखता है, जिसे दिखाकर आपको बाकी के फल बेच दिए जाते हैं। आज के कवि सम्मेलन का पहला कवि मैं हूं, जिसे दिखाकर ये तमाम वैरायटीज। आप भी बिना बात ताली बजा रहे हो। आप ये बताओ, ये काला बैंगन फल कब से हो गया? जी 4 लाइन। देखिए आनंद है, ये कवि सम्मेलन का आनंद है। सभी लोग बहुत आनंद ले रहे हैं। और अनार तो फल होता है, पर काला बैंगन। हाँ, अच्छा आप पीछे से बहन जी कह रही हैं जामुन है। कोई बात नहीं साहब। 4 लाइन सुनिए, आप आनंद लीजिए। अब पिछले दिनों अभी हमारे मोदी जी ट्रंप से मिले थे। आपने याद आया, देखा हो ना, वो खड़े थे पार्लियामेंट के बाहर, उधर पीछे से ट्रंप ने आके उन्हें धप्पा किया। ट्रंप ने नहीं, बाइडन ने। हाँ वही मैं देख रहा था, आप लोगों का जनरल नॉलेज ठीक है कि नहीं। मेरा क्या, मैं तो वैसे भी बिहार का टॉपर हूँ, तो मेरे नॉलेज में मत जाइए। जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाइडेन ने पीछे से धप्पा किया। तो बाइडेन को मोदी जी ने क्या कहा उसके बदले में, भाई साहब आनंद लीजिए। मोदी जी को क्या कहा कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, अरमान दिल के सारे पानी पानी बनाता, मिलकर के बाइडेन से मोदी ने ये कहा, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता। भाई इतनी उम्र के लोग यहाँ पर उसी काम आते हैं। मैं 4 लाइन आपको सुनाता हूँ, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मैं आज जब मेरठ आया तो मुझे कम से कम 10-12 लोग यहीं हॉल के बाहर ही खड़े थे। वो बिहार के रहने वाले थे। उन्होंने कहा जी हमने पोस्टर देखा, बैनर देखा फेसबुक पे
तो हम आए यहाँ पे। आप बिहार से आए हो, बहुत अच्छा लगा। देखिए मेरठ में भी बिहारी मिलेंगे, मुझे इसकी कल्पना नहीं थी, लेकिन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सारी गलती आप लोगों की। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कर आना पड़ता है। तो हमारा तो मामला अद्भुत है। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने जाकर कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोले जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछें। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? तो उसने जो बात बताई आप लोगों तक पहुंच जाए तो आगे से पीछे तक सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जैसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। चीनी को गन्ना बना दो। ये माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस जो बिहार लेके आया। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। और आपका तो मेरठ शहर क्या खूबसूरत शहर है साहब। मैं बेगम पुल के पास अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा था, मैंने देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं उनके पास गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। उससे पहले खाली गाली गलौज से काम चल रहा था। समझाने पर होता है। थोड़ा आगे आया, मैंने देखा 2 आदमी काम पर लगे हैं, एक गड्ढा खोद रहा है दूसरा भर रहा है। मैंने कहा ये चमत्कार तो मेरठ में ही हो सकता है, एक गड्ढा खोद रहा है दूसरा भर रहा है। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? बोले जी हमें डिस्टर्ब मत करो, काम पे हम 3 आदमी लगाए गए थे। एक का काम था गड्ढा खोदना, दूसरे का था वृक्ष लगाना, तीसरे का वापस मिट्टी डालना, बीच वाला छुट्टी पर गया है। हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। तो लोगों का तो मामला अद्भुत है साहब, सब अपना अपना काम। अच्छा एक चीज मैंने और देखा, एक बार पवार जी ने मुझे, कोरोना चल रहा था, प्रोग्राम करवाया था एक हॉल में, तो मेरठ आने का मुझे कोरोना के टाइम पे अवसर मिला। जितने लोग मिले सब मास्क लगाए हुए। ये मास्क तभी उतारते थे जब खांसना या छींकना हो। मैंने कहा इतना ज्यादा प्रोटोकॉल। और सबसे कमाल तो जहां जाओ वहीं सैनिटाइजर। भाई साहब मैं मंदिर गया वहां भी सैनिटाइजर। मैंने चंद्रामृत समझकर चाट लिया, एल्कोहल का टेस्ट आया। मैंने कहा 2-4 बार और दो। बोला भैया बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोला नहीं तुम्हारे यहां बंद है ना, लोग इसी से काम चला रहे हैं, तो हम तो सैनिटाइजर से भी काम चला लेते हैं। हमारा मामला बिल्कुल अद्भुत है कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। भाई कल को नहीं मिले, कोई कुछ हो जाए तो भाई कौन, कोई और कोई आ जाए तो कौन देगा? भाई किसी से तो आस है। लेकिन 4 लाइन सुनिएगा, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, कमाल की सरकार है। मेरा एक दोस्त मुझे 5 साल बाद मिला, अतुल जी, बोला कि मेरे पास BMW है, मर्सिडीज है, ऑडी है, तेरे पास क्या है? मैंने कहा मेरे पास बुलडोजर है। आजकल तो बाबा का कमाल है। बाबा की जब पहली सरकार आई थी तो पहला काम किया था एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पीटे जा रहे थे। उत्तर प्रदेश योगी जी एंटी रोमियो और 4 लाइनें कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई
थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी। आज ही देख रहे आप लोग कि भाई जीएसटी पे कई तरह की जीएसटी बढ़ गई। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए, अब घूम लीजिए। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। क्लास में अध्यापक है, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। बहुत सारी महिलाएं मैं देख पा रहा हूं, वो मेकअप के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हंस रही हैं। इसमें इनकी कोई गलती नहीं, ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है। बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी उतर सकती। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। संस्कृत का अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से। मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं, गणित के अध्यापक आ गए, बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए उसे दशमलव कहते हैं। चीनी को जमा। गणित के अध्यापक ने अगला प्रश्न किया, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को जमा करके फिर से। वो सामान्य ज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहकर पुकारोगे? मैंने कहा जी जिसे सुनाई नहीं देता उसे तो कुछ भी कहो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। गणित के फिर आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू। चीनी को जा। कई बुजुर्ग भी इस बात पर हंस दिए, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, उन्हें भी एक्स की वैल्यू मालूम। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। वो गणित का अध्यापक आ गए फिर से, और जैसे वो गए तो अंग्रेजी क्या आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने बताया जी खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। आप लोग इतना आनंद ले रहे हैं, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोले को 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? वो बोले को 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। वो याद है ना आपको, वो मोदी जी आए थे 8 नवंबर को। भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। कितना खुश हो रहे हो भोले भाले पुरुषों? ये अपने लिए सपना देख रहा है। वो नरेंद्र मोदी हैं, 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देंगे।
बीबी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। ऐसी उन्होंने डिजिटल इंडिया शुरू कर दिया था पिछले दिनों, आप लोग को याद होगा। मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से डिजिटल इंडिया शुरू हो गया। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गसक नमकीन के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पों के लिए 4। आजकल सब कुछ एक ही दुकान पे मिल जाती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दबाइए, कलाकंद लेने के लिए 4 दबाइए। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दबाइए, तिल के लड्डू लेने के लिए 4 दबाइए। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो लेने के लिए 3 दबाइए, 100 किलो लेने के लिए 4 दबाइए। 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप भी करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा अरे तो फंस गए। लेकिन फंस गए तो काय बात के बिहारी, बिहारी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले भाई साहब जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवाना है? मैंने कहा ये फोन किसने किया, मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दबाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छे। और शंभू से बात करने के लिए इसका गला दबाइए। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं। आज सुरेंद्र दुबे जी को पुरस्कार मिला तो मैं इनके पास आया। मैंने कहा पुरस्कार की एक परंपरा है। तेरी निगाह पुरस्कार पे क्यों है? हाँ, मैं बता रहा हूं। मैंने इनसे कहा कि पुरस्कार की एक परंपरा है, जिस भी वरिष्ठ कवि को पुरस्कार मिलता है वो पुरस्कार की राशि अपने छोटों में बांटता है। बोले मुझे पता था, इसलिए तो मैं घर पे लेके आ गया था, नहीं तो यहाँ पे मांग लेता। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, बस इसलिए। आभार, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये थे शंभू। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप उसका। हमारे अमित जी मैंने बताया था वो बुखार में आए, हम बहुत आभारी हैं उनके। तेज बुखार होने के बावजूद वो हमारे बीच पधारे, हम बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं। और मैं अब आपको एक श्रेष्ठ से गीत सुनवाना प्रारंभ करता हूं। देखिए, ये कवि सम्मेलन सामान्यतः उन जैसे कवि सम्मेलनों से हम अलग रखने की कोशिश करते हैं जो कई बार मेलों में, भीड़ में, नुमाइशों में होते हैं। हमारी कोशिश है